एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो लाइट रिएक्शन करेंगे, जो किसका पार्ट है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जो चैप्टर कंटिन्यूशन में चल रहा है उनका पार्ट है, उनके लेक्चर्स है। ठीक है, तो पहले हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। डार्क रिएक्शन के बाद, और देखो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसलिए आप आराम आराम से इन टॉपिक्स को ढंग से डिटेल में पढ़ो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हुए चलना। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली टाइम दो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है अब। ठीक है, ये मत सोचना कि बस बहुत टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आज के लिए एक कोट आपके लिए, ठीक है। कोट क्या है? अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स टू अ बिग रिजल्ट्स। ठीक है, छोटे छोटे जो प्रोग्रेस है रोज की छोटी छोटी जो प्रोग्रेस है, वो आपके बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स को एड अप करती है। क्या? आपकी प्रोग्रेस। तो इसलिए रोज छोटे छोटी प्रोग्रेस करते रहो, छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करते रहो, और उसके बाद अपने रिजल्ट्स खुद ही एनालाइज करते रहो कि वो कैसे आएंगे। ठीक है, और अपना होप कभी मत तोड़ो, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आप ही होते हो जो आपके ऊपर विश्वास रखते हो। ठीक है, सब पीछा छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, बस अपने आप में बिलीव करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो खुद के लिए। कोई आपको गलत भी बोल रहा है, नेगेटिविटी बोल रहा है, तो आप उससे दूर हो जाओ खुद ही, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी ज्यादा आपके पास आएगी उतनी ज्यादा आप काम करने में अपने, जिसे बोलते हैं ना, पोटेंशियल नहीं लगा पाओगे पूरा। आपको ऐसा लगेगा, आप नेगेटिव हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, और आपका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे। इसलिए जो भी आपको कोई भी नेगेटिव बोल रहा है, आप एक कान सुनो और एक कान से निकाल दो। और दूसरी बात ये कि उनसे अपना जो डिस्टेंस है ना, वो मेंटेन करना शुरू कर लो। ठीक है, खुद पे विश्वास रखो और सब होता रहेगा। छोटा छोटा पढ़ो, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करो, रोज की छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करो, और साथ और अपने बिगर रिजल्ट्स को एनालाइज करो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक अच्छे से कोड से एक नया सेशन। ठीक है, नया लेक्चर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में छोटे से आपको एक पॉइंट्स बता देती हूँ। लाइट रिएक्शन, अब लाइट की बात कर रहे हैं हम, तो लाइट में देखो, आप बताओ खुद मुझे कि नाम से ये जैसे हम इंडिकेट कर पा रहे हैं कि लाइट रिएक्शन है, तो किसके प्रेजेंस में होगी ये? ऑब्वियस ही बात है, लाइट के प्रेजेंस में ही होगी ये। ठीक है, लाइट का एब्सॉर्प्शन होता है, उसकी वजह से लाइट रिएक्शन होती है। मैं आपको आगे समझाऊंगी पूरा डिटेल में। इसमें कुछ वाटर की स्पिल्टिंग भी होती है, बताऊंगी अभी। वाटर की स्पिल्टिंग हो जाती है, और किससे तो होती है? Mn और क्लोरीन आयन से होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, मतलब ऑक्सीजन का इवॉल्वमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स, जैसे एटीपी बनता है, NADPH बनता है। तो देखो, लाइट रिएक्शन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसके अंदर, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोटो वर्ड मिसिंग है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे मिसिंग है। तो देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। ठीक है, साइक्लिक का ये मतलब होगा, जहां से शुरू होगा वहां से एक साइकिल बन गई, वहीं पे खत्म हो गया। फोटो का मतलब होगा लाइट। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? नॉन साइक्लिक मतलब कि जहां से शुरू हुआ वहां पे नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन वापस, आगे जैसे आपको बताऊंगी मैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में जो चीजें लाइट में बनेंगी ना, वही यूटिलाइज होती है डार्क रिएक्शन के अंदर। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, मैंने आपको ये बताया था दोनों वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर सॉरी, कि जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है वो किस में बनती है? हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी कहाँ बनती है? कहाँ बताया था मैंने? ग्रेना में बनती है। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ बनती है? हमारी स्टोमा में बनती है ना, स्टोमा में बनती है। अब जो ग्रैना होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रैना, ग्रैना अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा लास्ट वाला, तो पता चल जाएगा आपको कि जो स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड होते हैं, क्या बोला मैंने? स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड होते हैं, उनको हमने ग्रैना बोल दिया। अगर मैं बात करूं स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, मतलब जैसे कि अगर अगर मैं कैरम बोर्ड में पूरी गोटियां जचा देती हूँ ना, स्टैक की तरह, है ना, उसके बाद ही तो हम मारते हैं पत्थर, पत्थर कह रही हूँ, उसके बाद ही तो हम उसको हिट करते हैं ना, हाथ से हिट करते हैं, पूरा स्टैक जचा देते हैं, उसके बाद उसको हिट करते हैं। तो स्टैक जो होता है ना, गोटियों का जो स्टैक होता है, कैरम बोर्ड में जो गोटियों का स्टैक होता है, उसको हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने एक इस ट्रैक में से, मतलब इस ट्रैक में से एक छोटा सा एक गोटी ले ली,
ठीक है, गोटी बोलेंगे या फिर कुछ भी बोल सकते हो यार, हमारे यहाँ तो गोटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक हमने गोटी ले ली, तो इस गोटी का हमने डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि क्या होता है कि ये देखो, यहाँ पर हम फोटो सिस्टम की बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल, पूरा धीरे 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 करके आप आगे बढ़ रहे हो और अच्छी तरीके से, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर को अच्छी तरीके से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो समझ में आ जाएगा मैं किस किस चीजों की क्या क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लाइट। ठीक है, सन है, तो सन की जो लाइट है वो गिर रही है। ठीक है, सन की लाइट गिर रही है। अब गिरने के बाद यहाँ पे हमारा एक फोटो सिस्टम है, इसको हम बोलेंगे फोटो सिस्टम 2, और यहाँ पे हमारा फोटो सिस्टम 1 है। तो 680 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो कहाँ गिरती है, फोटो सिस्टम 2 पे गिरती है। और जो फोटो सिस्टम 1 पे गिरती है वो कितनी गिरती है, 700 नैनोमीटर की लाइट गिरती है। अब यहाँ पे लाइट गिरी। ठीक है, यहाँ पे जैसे लाइट गिरी इसके ऊपर, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, जो कि 680 नैनोमीटर की है, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गया। जैसे एक्सेप्टर के पास पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम चालू हुआ, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर इसने दिया, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने इसको दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको दिया। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो जब हम रिले रेस करते हैं ना, कभी देखा है रिले रेस जब हमने की होगी, तो हम क्या करते हैं, एक ना रेस के अंदर ना हमारे 4 या 5 लोग खड़े रहते हैं, अलग अलग पॉइंट पे खड़े रहते हैं, धीरे अलग अलग पॉइंट पे खड़े रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी होता है ना, जैसे कि अगर एक मान के चलो मैं, एक लकड़ी है मेरे हाथ में, तो मैं लकड़ी पहले खुद लेके भागूंगी, फिर मैं वही लकड़ी किसी और को दे दूंगी, अगले वाले इंसान को दे दूंगी, फिर वो लकड़ी मैं किसी और को दे दूंगी, फिर वो आगे ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि जहां से हमने लकड़ी देना शुरू किया है वहीं पे वो दूसरा वाला आदमी आके लकड़ी दे जाए, साइक्लिक नहीं बनता पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ऐसे 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 करके फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 700 नैनोमीटर पे दे दिया। अब इसने इसको दे दिया, इसने क्या करा, लास्ट जो रिले रेस का जो लास्ट मेंबर था ना, देखो सेकंड लास्ट मेंबर था, इसने तो इसको दे दिया लास्ट वाले मेंबर को। अब लास्ट वाले मेंबर ने किसको जाके दे दिया, लाइन पे जाके, जो लाइन होती है ना जिससे पता चलता है कि हाँ हम जीत गए, इस लाइन को क्रॉस करना होता है, उसके बाद ही हम जीत पाते हैं। तो इस लाइन को क्रॉस करके किसको दे दिया, जो वहां पर इन्विजिलेटर खड़े थे उनको दे दिया। तो तो ये क्या हो गया, इनके पास तो कुछ नहीं है, लास्ट वाले के पास कुछ नहीं है, तो ऐसे ही होता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, इसको दिया, उसके बाद क्या दिया, फोटो सिस्टम 1 को दिया। फोटो सिस्टम 1 को देने के बाद इसने वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। आया समझ में बात पूरा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर एक्साइट कर दिया तो फॉर्मेशन हो गया किसका, NADPH का, NADPH से NADPH पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, सॉरी, NADPH से NADPH निकल गया। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए, ठीक है, तो कुछ कुछ थे, प्लास्टोक्विनोन था, फिर साइटोक्रोम B6 था, है ना, और ये आगे जाके फोटो सिस्टम 1 पे। हालांकि जो फोटो सिस्टम 1 था वो पहले ओरिजिनेट हुआ था, पहले फोटो सिस्टम 1 आया था, उसके बाद ही फोटो सिस्टम 2 आया था। बट जो ये सिस्टम है, मतलब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो पहले काम करता है, और फोटो सिस्टम जो 1 होता है वो बाद में काम करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये क्या बताता है, एक रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करूं मैं, तो ये क्या बनाएंगे, एक जेड स्कीम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जेड की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से गया, तो इस रिएक्शन को हम जेड स्कीम रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वहां पे इलेक्ट्रॉन दोबारा घूम के नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला इसको हमने, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोल दिया। ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोल दिया। अब खुद बताओ आप कि जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होंगे कि वो दे पाए। ठीक है, तो वाटर का फोटोलाइसिस होता है, उस टाइम फोटोलाइसिस होता है वाटर का, तो वाटर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे। अब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दे पाते हैं, दे पाते तो आगे ऐसे ऐसे करके साइकिल प्रोसीड होती है।
ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वहां से, उसके वजह से जो हमारा एफडी से एफएनआर में चेंज होता है, तो एफएनआर की वजह से ही हमारा जो एनएडीपी पॉजिटिव है वो एनएडीपीएच में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में पूरा? नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन समझ में आया पूरा? ठीक है। अब हम साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन की बात करते हैं। साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन में क्या होता है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? अगर नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, दोबारा मैं समझा दूंगी आपको पूरा। ये मैंने थोड़ा कचरा कर दिया है इस पे, ठीक है। तो हम दोबारा, ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में, कैसा लगे ना कि मैंने सब कुछ कचरा कर दिया है। ठीक है, आया समझ में पूरा? अब हम नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन की बात करते हैं। साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन में क्या होगा, सन है, सन ने अपनी एनर्जी वो दी इसमें कितने होते हैं, 7 नैनोमीटर की लाइट गिरी। ठीक है, वेवलेंथ की लाइट गिरी। यहाँ पर P700 पे क्लोरोफिल पे लाइट गिरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे थे, फिर उसके बाद जाके वापस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस आ रहे थे। मतलब एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा था, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे एंडिंग हो रही है, जहां से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर से लेके इधर तक नहीं जा रहे थे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो फिर फोटो सिस्टम 1 को पास किया जा रहा था, फिर ऊपर जा रहे थे। किसकी बात कर रही हूँ मैं, नॉन फोटोफोस्फोराइलेशन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसके अंदर फोटो सिस्टम, एक ही फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि फोटो सिस्टम 1 होता है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस आ रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन की रिकवरी हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं पड़ रही। ठीक है, तो कमी नहीं पड़ रही, तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा इस केस में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा इस केस में। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हुआ। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हुआ, और किसका ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेंगे, ये देखो, एटीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। फॉस्फेट को ऐड किया जाता है एडीपी पे, उसके बाद क्या एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है, आया समझ में? अब हम दोनों के बाद, हम दोनों का क्या बोलते हैं, एक डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक नॉन साइक्लिक में हमारा, और साइक्लिक में क्या बनेगा। नॉन साइक्लिक में एटीपी बन रहा था, देखा हमने। NADPH बन रहा था, ये भी देखा हमने। किसकी वजह से बन रहा था, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर की वजह से बन रहा था, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आगे चला गया, O2 का इवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर साइक्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है एक्स्ट्रा। लोकेशन कहाँ थी इसकी, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में थी, और पर्टिकुलर लोकेशन क्या थी, ग्रैना थी। ठीक है, अब जो इसकी लोकेशन क्या थी, स्टोमा थी। O2 का इवोल्यूशन इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा। पीएस सिस्टम, फोटो सिस्टम कौन से इन्वॉल्व थे, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व था, 2 इन्वॉल्व था, दोनों के अंदर नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व थे। फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व था, फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व था। साइक्लिक में कौन सा था, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व था, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व था। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर नॉन साइक्लिक के अंदर हो रही थी, और साइक्लिक के अंदर नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स दोबारा वापस आ रहे थे अपनी पोजिशन पे। ठीक है, आया समझ में? उस पूरा साइकिल बन रही थी, इलेक्ट्रॉन्स की रिकवरी हो रही थी। ठीक है, रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर नहीं हुआ। आई बात समझ में यहाँ पे, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, पोस्ट साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, ये पूरा रिवीजन की सीरीज है। अगर किसी को भी डाउट है कि मैं बहुत ही जल्दी बोल रही हूँ, या बहुत ही जल्दी समझा रही हूँ, या कुछ कर रही हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी पीक रखूँ। बाकी मैं उम्मीद ये करती हूँ आपसे कि ये रिविजन की सीरीज है, तो रिविजन की सीरीज में आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होगा। आई बात समझ में? और ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक रिवाइज करा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में रिकॉलिंग हो सके उस चीज की। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो हमारे स्टैक्स ऑफ ग्रेना है ना, जो हमारे स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड है, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेना बोल दिया। अगर मैं इसमें से एक थाइलाकोइड हटा लूं, और एक थाइलाकोइड को मैं पूरा इनलार्जमेंट करके दिखा दूं, तो हमारा कुछ थाइलाकोइड ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि जो इसमें फोटो सिस्टम भी प्रेजेंट थे, और क्या प्रेजेंट था, LHC भी प्रेजेंट था। अब मैंने आपको कल बताई थी ये बात, जो फोटो सिस्टम्स होते हैं हमारे, वो लिपिड से बने होंगे। ऑब्वियसली बात है, मेम्ब्रेन होगी तो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी ही होगी।
ठीक है, मेम्ब्रेन है। अब लिपिड से बनी होगी। अब जो ये थे, क्या बोलते हैं, ये लिपिड से बने थे और जो कुछ प्रोटीन्स थे वो किससे बने थे, जो LHC थे वो प्रोटीन से बने थे। ठीक है। अब यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो P680 पे नैनोमीटर पे एब्जॉर्व करता है लाइट को। ठीक है। अब आगे जाएगा, देखो लो स्टोमा है, मतलब जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो कम है बाहर, कम है बाहर। लाइट के थ्रू जाएगा, लाइट के थ्रू जाने के बाद फोटो सिस्टम जो 2 होगा उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किस पे, फोटो प्लास्टोक्विनोन पे। प्लास्टोक्विनोन से PH2 बन गया, PQH2 बन गया, प्लास्टोक्विनोन बन गया। आई बात समझ में? ठीक है। और उसके बाद साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 पे जाएगा आगे। और B6 के थ्रू, क्योंकि B6 क्या है, इन दोनों का इंटरमीडिएट है जो कि फोटो सिस्टम 2 से लेके इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 पे पहुंचाता है। तो B62 के बाद प्लास्टोक्विनोन में जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के बाद हमारा किस में जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में जाएगा जो कि P700 से निकला हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको पता है कि जो फोटो सिस्टम, जो प्लास्टोक्विनोन है, इसने कुछ एस पॉजिटिव आयंस ले लिए, उठा लिए, फटाफट अपने पास से थे तो उठा लिए। उसके बाद अंदर भेज दिए, अंदर भेज दिए। ठीक है। अंदर क्या है हमारा, ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर भेज दिए। अगर ल्यूमन के अंदर आप मुझे बताओ कि बाहर H पॉजिटिव कम था और अंदर जब आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्रेडियंट बनता है ना, ग्रेडियंट कैसे बनता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है ना, तो वो ग्रेडियंट बना लेगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या फिर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, एक ग्रेडियंट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर H पॉजिटिव आयंस कम थे और यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है तो ये नीचे खींच लेगा, अपने पास खींच लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आप मुझे खुद दिमाग लगा के बताओ ये बात कि अगर किसी भी जगह H पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो एसिडिक हो जाएगा। तो अंदर का जो ल्यूमेन होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। पीएस जो प्लास्टोक्विनोन था वो किससे कहाँ चला जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में चला जाएगा। फोटो सिस्टम 1 से FD-FNR ट्रांसफर होगा। मैंने कहा था ना वहां पे लिखा हुआ था FD-FNR, नहीं लिखा हुआ था इस डायग्राम में, इसमें लिखा हुआ है FD-FNR। FD-FNR से जो FNR था, फाइलोक्विन FNR जो था वो NADPH से NADPH बना रहा था H पॉजिटिव आयंस की वजह से। ठीक है, आया बना रहा था। अब जो क्या बोलते हैं, यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद जो H पॉजिटिव आयंस थे जो अंदर चले गए। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ATP सिंथेटेज आया। सिंथेटेज के बाद H पॉजिटिव आयंस जो थे वो रेगुलेट होना शुरू हो गए। तो ADP और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट को हमने ऐड किया तो क्या बन गया, ATP रिलीज होता रहा, ATP रिलीज होता रहा। और कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर हाई हो जाएगी तो बाहर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये ग्रेडियंट बनता रहा। ठीक है, ये ग्रेडियंट बनता रहा। अगर जैसे अगर H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, वाटर का, ऑक्सीडेशन वाटर का हो गया तो वाटर भी निकल गया, H पॉजिटिव आयंस भी निकल गए। जो H पॉजिटिव आयंस थे यहाँ पे भी ज्यादा H पॉजिटिव आयंस थे, यहाँ पे भी H पॉजिटिव ज्यादा आयंस थे। दोनों H पॉजिटिव आयंस जो थे वो चले गए किसके पास, जो ये रोटेटर है, रोटेटर या फिर इसको बोलेंगे हम ATP सिंथेटेज के पास चले गए, जिसने H पॉजिटिव को लेके ADP प्लस फॉस्फेट को ऐड करके ATP की सिंथेसिस कर दी और इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स थे उनको बाहर भगा दिया। आया बात समझ में, पूरा ग्रेडियंट तैयार हो गया। पूरा समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इजी तो नहीं कह सकती बट हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आया समझ में पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम इसको आगे अभी पढ़ेंगे। अब देखो मैंने इतना पढ़ा दिया, मैंने इतना बता दिया कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, मैंने ये बताया कि लाइट रिएक्शन क्या है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा हमने और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा हमने, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ा हमने। इसके अंदर हमने क्या देखा, ग्रेडियंट कैसे बनता है, एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, या एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, कैसे कैसे फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व, फोटो सिस्टम 2 से कैसे कैसे कनेक्टेड होते हैं और कैसे कैसे ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, ये हमने पढ़ लिया पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं जिससे समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस आपको पढ़ना किस तरीके से, आपको A to Z सारी चीज आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं बट आपको A to Z जो भी आपने पढ़ा है ना, आपको पीछे सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो वो समझ में आना चाहिए कि कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर फर्स्ट देखो नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है। ठीक है, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रही क्योंकि इसमें रिकॉल करना है आपको। ठीक है, आपको उसमें देखना नहीं है कि चार ऑप्शंस क्या है उस हिसाब से मैं तुक्का मार के बता दूंगा, नहीं,
ठीक है, तो रिकॉल करना है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, मैंने क्या बताया, जो डार्क रिएक्शन होती है वो हमारी कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा किसका पार्ट है, स्ट्रोमा हमारा क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर की जो बीच का जो पार्ट होता है उसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। आई बात समझ में, जो अंदर लिक्विड फिल होता है उसको हम बोल दिया स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है हमारी, लाइट रिएक्शन होती है हमारी, और मुझे ना इन सब, मैं अभी तो बता रही हूँ आपको आंसर, ठीक है, मुझे इन सब के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, क्या क्या आंसर है जिसके, और मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी, 1 या 2 क्वेश्चन भी दूंगी, उनके आंसर भी मुझे चाहिए। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन होगी हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और प्रॉपरली अगर मैं कहूँ तो किस में होगी, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड में। स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड को हमने क्या बोला था, ग्रैना बोला था। अब लाइट रिएक्शन इज लाइट, सॉरी, डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बताओ, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं, ठीक है। पर अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि डार्क रिएक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क में हो रही है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वही रिएक्शन में किस में इन्वॉल्व होते हैं, डार्क रिएक्शन में। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं हो सकती, लाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना ये रिएक्शन। जो लाइट के प्रोडक्ट बनेंगे उसके बाद ही तो वही फॉर्मेशन करेगी, तभी तो फूड बनाएंगे ये, समझ रहे हो। कि अगर एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो फूड कैसे बनेगा। तो फूड कैसे बनेगा, जब लाइट, क्योंकि डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, उसके बाद इनके प्रोडक्ट को लेगी, उसके बाद लेने के बाद क्या बनाएगी, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बनाएगी, ठीक है। तो वही फूड होता है, आपको पता है प्लांट का। तो लाइट डार्क रिएक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करती है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है। आई बात समझ में। अब डार्क रिएक्शन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, ऐसा है कि डार्क के प्रेजेंस में होती है, नहीं, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में होती है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो छुप रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं छुपा सकती आपसे, ठीक है, वेट। हाँ, इस क्वेश्चन में ये है कि जो, वेट, इस क्वेश्चन में ये है कि जो कलर होता है ना क्लोरोफिल का, वो कैसा होता है, कि क्लोरोफिल का कलर कैसे होगा, क्लोरोफिल का कलर और जेंथोफिल का कलर ये कैसे होगा। तो क्लोरोफिल ए का कलर, क्लोरोफिल बी का कलर और जेंथोफिल का कलर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे क्या होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए का कलर, क्लोरोफिल बी का और जेंथोफिल का कलर बताना है मुझे, ठीक है। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।